हेलो एंड वेलकम बैक। एपिसोड नंबर 43 की शुरुआत होती है बाईजी और जिंगजाओ से, जहां जिंगजाओ बाईजी से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रही थी। वो बाईजी से रिक्वेस्ट करती है कि इसे डोम से ना निकाले, और बाईजी कहते हैं कि जब तक तुम सही हो तुम यहाँ रह सकती हो। जिंगजाओ कहती है कि क्या आपने मास्टर शंगुआ के लिए मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा था, पर बाईजी इस बारे में बात करना नहीं चाहते थे। सीन शिफ्ट होता है बाईजी पर, जो कि शंगुआ के पास जाकर उसकी नीदर वर्ल्ड में जाने के बाद की सारी यादें निकाल देता है, ताकि उसे ट्रिब्यूलेशन ऑफ चाओस के नाम तक के बारे में पता ना हो। हेवन पैलेस में जिंगयांग काफ़ी डरा हुआ होता है क्योंकि उसने इमॉर्टल और डीमंस के बीच युद्ध कराने की कोशिश करी थी, क्योंकि उसे दोबारा इस तरह की गलती ना करने को कहकर और अपनी सज़ा के 20 थंडर स्ट्राइक लेने के लिए भेजता है। इतने में वहाँ पर वुहान आ जाती है। किंग उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। कारण था कि उसने डाइसाइड फ्लावर का यूज़ करा था, जो कि एक गॉड तक को मार सकता था, और गॉड को मारना एक कैपिटल क्राइम तक कंसीडर करा जाता था। किंग के अकॉर्डिंग ऐसा करके वो खुद को और अपने बच्चों को खतरे में डाल रही है। किंग उससे ये भी कहते हैं कि तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो, तो बताती है कि उसने गॉडेस यूमी को मारा है और 60,000 सालों से सच को दबाए हुए बैठी थी, मगर अब और नहीं, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो मुगांग से कहती है कि तुम मुझसे सारे नाते तोड़ दो, और यही एक रास्ता है कि तुम और हमारे बच्चे इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। अगर 3 रियल्म के सामने तुम डिक्लेयर कर दो कि मैं डेविल बन चुकी हूँ, तो तुम अपनी रेपुटेशन को बचा सकोगे। तो मुगांग कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, डेविल पावर? क्या तुमने फांग क्लैन को नष्ट करा था? तो वुहान अपनी फ्योनिक्स को बाहर निकालती है और उसे मुगांग के सामने रख देती है। मुगांग से चेक करके देखता है, पर उसमें कोई डेविल एनर्जी नहीं थी। वुहान की दुख भरी कहानी अब शुरू हो जाती है। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि वो एक नॉर्मल मोटर हुआ करती थी, जब तक कि मास्टर शंगुआ ने उसे लेकर गॉड रियल में नहीं गई थी। पर सभी से कमज़ोर समझते थे, इसीलिए वो खुद को साबित करना चाहती थी, और इसीलिए वो डीमन गॉड को रोकना चाहती थी, ताकि वो खुद को साबित कर सके कि नहीं, मैं भी एक स्ट्रॉन्ग गॉडेस बन सकती हूँ। बट एक्सीडेंटली गॉडेस यूमी डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन में गिर गई और उनकी मौत हो गई। मुगांग कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हम दोनों 60,000 सालों से कपल्स हैं। तुमने बेशक मास्टर यूमी को मारा है, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मास्टर बाईजी से बात करूंगा। और वुहान उसे गले से लगा लेती है, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में अभी भी काफ़ी ज़्यादा खुराफात चल रहे थे, क्योंकि उसे डर था कि अगर मास्टर शंगुआ जाग गई और बाईजी पूरी तरह से रिकवर हो गए तो उसे फिर से एक नॉर्मल इमॉर्टल की ज़िंदगी जीनी होगी। इसीलिए वो डेविल एनर्जी को कल्टीवेट करना जारी रखने की सोचती है। सीन शिफ्ट होता है बाईजी पर, जो कि गुजुन की समाधि पर बैठा था। इतने में वहाँ पर त्यांची आ जाता है। दोनों में बातें होने लगती है, और यहाँ में पता चलता है कि बाईजी और त्यांची दोनों नाटक कर रहे थे बुरा बनने का, डेविल बनने का, ताकि शंगुआ को बचाया जा सके। दोनों खुद को बुरा साबित करने में तुले थे, पर त्यांची एक बार फेल हो चुका था, पर इस बार वो ऐसा होने नहीं देना चाहता था। इसी कारण वो बाईजी से ट्रिब्यूलेशन ऑफ चाओस को करने की बात करता है, पर त्यांची के पास पावर ऑफ चाओस नहीं थी, जबकि बाईजी के पास पावर ऑफ चाओस अब पहुंच चुकी थी। उसने उसका उपाय निकाल लिया था। यही कारण था कि बाईजी ने एक टाइम में अपनी सोल को स्प्लिट करके 2 भागों में बांट दिया था, एक बोशवान और दूसरा क्विमो। क्विमो को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था ताकि डेविल पावर को पोजेस करा जा सके। हालांकि इससे उसकी जान तक को खतरा हो गया था, लेकिन फिर भी वो ये रिस्क लेने को तैयार था। क्या करें, इश्क चीज़ ही ऐसी है, क्योंकि गॉड ऑफ चाओस की पावर इमॉर्टल और डीमन पावर का मिक्सचर होती है। इसीलिए इन दोनों को मिक्सचर करके ही गॉड ऑफ चाओस की पावर को हासिल करा जा सकता था। उसे ये आइडिया डाइसाइड फ्लावर के कारण आया था, जो कि इमॉर्टल और डीमन दोनों पावर से पोषित होता है। बातों ही बातों में वुहान का जिक्र होता है, क्योंकि हज़ारों सालों से उसने अपनी कल्टीवेशन को इतना काबिल बना लिया था ताकि अपने अंदर की डेविलिश पावर को छुपा सके। त्यांची बाईजी से पूछता है कि वुहान ने ये सब किया है, तो तुम उसे पॉइंट आउट क्यों नहीं कर रहे हो? तो बाईजी कहता है कि
अभी हम उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है। वो इतनी ताकतवर हो चुकी है कि एक डेविल पावर को कंट्रोल कर सकती है। हम बिना किसी ठोस एविडेंस के कोई भी काम नहीं कर सकते। तो त्यांची कहता है कि मैं भी अब हल्के में इसे नहीं लेना चाहता, क्योंकि जाहिन से मैंने वादा किया है कि मैं कोई भी काम रशली नहीं करूँगा। तो बाईजी से उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि अगर जाहिन तुम्हें देख रहा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होगा। बाईजी को लेक्चर देता देख त्यांची कहता है कि तुमने अपना लेक्चर देने का जो वो अपनी आदत है उसको छोड़ा नहीं, दूसरों को टीच करना कंटिन्यू रखा है अभी तक। तो बाईजी कुछ नहीं कहता, लेकिन बाईजी को अभी तक जो हुंची की बेबी है उसके नामकरण की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो कहता है कि मैंने उसके नामकरण के बारे में बहुत सोचा, उसका नाम क्या रखा जाए। तो त्यांची कहता है कि उसका नाम पहले ही रखा जा चुका है, उसकी माँ ने रखा है, तो मैं इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाईजी कहता है कि मैं बेकार में ही इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहा था। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बाईजी और त्यांची एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। बाईजी के बेटे का नाम यांशी रखा होता है। बाईजी यांशी के पावर ऑफ चाओस के बारे में काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वुहान को उसे पता चल गया कि यांशी में पावर ऑफ चाओस है तो वो उसे यूज़ करने की कोशिश करेगी, और इसीलिए वो त्यांची से कहता है कि उसे पावर ऑफ चाओस को यूज़ करने से रोके जितना हो सके, खासकर वुहान के सामने। त्यांची भी तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब त्यांची एक अकेले बैठकर चाय पी रहा होता है। उसे जाहिन की याद आ रही होती है। वो एक पल के लिए तो ऐसे मतलब जाहिन का जिक्र करता है कि जाहिन मतलब चाय का पॉट खाली हो गया है, लेकिन दूसरी पल उसे याद आता है कि नहीं, जाहिन जा चुका है। अब इतने वहाँ पर फ्रैग्रेंट आ जाती है जो कि यांशी की शिकायत कर रही होती है, क्योंकि उसकी पावर ऑफ चाओस के सामने फ्रैग्रेंट कुछ भी नहीं थी। यांशी की काफ़ी ज़्यादा पावर की वजह से वो और क्यूरियोसिटी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके पास इस तरह के सवाल होते थे, इस तरह के क्वेश्चंस होते थे जिनका जवाब इवन डीमन गॉड्स के पास तक भी नहीं होता था। तो फ्रैग्रेंट की तो बात ही छोड़ दो। फ्रैग्रेंट डीमन गॉड को उसे इंस्ट्रक्ट करने के लिए कहती है, पर डीमन गॉड उसका मजाक बनाने लगते हैं। इतने में एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड भी उड़ते हुए शंगवा के पास आ जाती है, जिसका सीधा मतलब है कि शंगवा जाग चुकी है। और जैसे ही यांशी उस स्वॉर्ड को देखता है, उसके पास जाता है उसे डिसेंबल कर देता है। उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी से भरा है। शंगवा जागती है तो देखती है कि उसकी स्वॉर्ड को एक बच्चे ने डिसेंबल कर दिया है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल बाईजी की तरह लग रहा था। इतने में वहाँ पर त्यांची आ जाता है, मुझे वो अंकल कहकर पुकारता है। हुंची को नीदर वर्ल्ड के इंसिडेंट के बाद का कुछ भी याद नहीं था। तो त्यांची अब उसे 60,000 साल की बातें सुनाता है। गुजुन, जाहिन, काइलिन, ये सब जिनके सेक्रीफाइस हुआ था, इन सब के बारे में बताता है। और साथ ही जो बाईजी की शादी हुई थी और उसके बच्चे के बारे में भी बताता है। शंगा यांशी से उसकी माँ के बारे में पूछती है, तो यांशी क्या उसे बताता है कि उसकी माँ बिल्कुल शंगा की तरह दिखती है। लेकिन शंगा कहती है कि तुम मुझे एक नॉर्मल इमोर्टल के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। वो कहता है कि मैं तो सच कह रहा हूँ। अब डीमन गॉड किसी तरह से सच्चाई को छुपाने के लिए उसे मना लेता है। वैसे यांशी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरा होता है। वो उससे पर्पल मून शेड मांग लेता है, लेकिन डीमन गॉड को पता है कि अगर इसके पास पर्पल मून शेड पहुंच जाता है तो उसे डिसेंबल कर देगा और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जैसे कि उसने एंसेस्टर स्वॉर्ड के साथ करा था। पर वो बाद में मान जाता है और उसे शेड दे देता है ताकि वो कुछ देर तक शांत रहे। शेड मिलते ही वो शंगवा को ये कहकर वहाँ से चल जाता है कि आप 100 सालों से सोई थी। यहाँ डीमन गॉड का एक झूठ पकड़ा जाता है कि शंगवा 60,000 सालों से सोई थी, और अब त्यांची को पूरी कहानी सुनानी पड़ती है। वो फ्रैग्रेंट के साथ वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाते हैं, पर इस बात से शंगवा के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमें यांशी को दिखाया जाता है जिसे डीमन गॉड त्यांची पढ़ा रहा होता है। वो उसे
उन 4 प्रीशियस एलिमेंट्स के बारे में बता रहा होता है जिसके थ्रू जो ट्रू गॉड्स के वेपन बने थे। पर यान्शी के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल थे जिनके बारे में डीमन गॉड ने सोचा भी नहीं था। वो किसी तरह से उसे समझा देता है, लेकिन यान्शी की क्यूरियोसिटी कम नहीं हो रही थी। अब यान्शी डीमन गॉड से अपने लिए वेपन बनाने की मांग करता है, और डीमन गॉड कहता है कि उसने सैकड़ों वेपन उसे दे रखे हैं। और यान्शी कहता है कि वो वेपन मेरे नहीं थे, मुझे तो बस अपने लिए वेपन चाहिए। वो वेपन्स तो किसी और के लिए बिलोंग करते थे। पर डीमन गॉड उसे मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि तुमने अभी तक अपनी कल्टीवेशन खुद से स्टार्ट नहीं करी है, तो तुम्हें वेपन नहीं मिल सकता। लेकिन यान्शी के काफ़ी ज़्यादा जिद करने पर डीमन गॉड मान जाता है। यान्शी उसे भविष्य में एक वेपन देने का वादा करता है, और वेपन भी इतना पावरफुल होगा जो कि उसके बाकी साथियों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। इससे यान्शी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है वुहान पर, जो कि 100 सालों तक काफ़ी ज़्यादा डेवलप पावर को एब्जॉर्ब कर चुकी थी। पर अब वो उसे किसी का खतरा भी नहीं था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि अब खुद को संभाल सके। इतने में फांग्यू वहाँ आ जाती है, जिसे वुहान ने ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर इमोर्टल सोल्जर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने को कहा होता है, ताकि उनका यूज़ अपनी कल्टीवेशन में कर सके। फांग्यू उसे बॉटल देती है जिसके अंदर इमोर्टल सोल्जर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रखी होती है। इसके बाद फांग्यू वुहान से वापस पैरेलल फॉरेस्ट में जाने की इजाज़त मांगती है। वुहान मना करती है, पर वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, इसी कारण वो मानने का प्रिटेंड करती है। जैसे ही फांग्यू वहाँ से जाने लगती है, उसके पीछे से अपनी डेवल पावर का हमला कर देती है, जिसके कारण वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है यान्शी पर, जिसके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं जो कि बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन उसे उनका जवाब नहीं मिल रहा था। इतने में शंगुआ वहाँ आ जाती है। यान्शी उससे कई तरह के सवाल करता है, पर शंगुआ के पास इसका जवाब नहीं होता। शंगुआ कहती है कि मेरे पास आज सवाल नहीं, मैं 60,000 साल पहले तक सोई हुई थी, जिसके कारण मुझे अपनी काफ़ी ज़्यादा यादें याद नहीं है। जब मैं रिकवर हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें इन सब के जवाब दे दूंगी। अब वो यान्शी से कुछ मांगने को कहती है, लेकिन बच्चे के मन में सबसे पहला जो सवाल होता है, जो मांग आती है, वो कहती है उसकी माँ की। लेकिन शंगुआ कहती है कि तुम इसके अलावा मुझसे कुछ मांग सकते हो। पर यान्शी को और कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। शंगुआ कहती है कि क्या तुम्हें चांगवांग हॉल में जाने का मन नहीं करता अपने पिता से मिलने का? तो यान्शी कहता है कि नहीं, वो मुझे वहाँ जाने का कोई मन नहीं करता, क्योंकि उनके पास कोई प्रीशियस खजाना भी नहीं है, और मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? इवन वो तो मुझसे मिलने नहीं आते हैं। यान्शी अपने पिता की तरह बहुत ज़्यादा समझदार होता है और चालाक होता है, जिसके कारण वो शंगुआ का झूठ आसानी से पकड़ लेता है। पर शंगुआ किसी तरह से यान्शी को मना लेती है। अब दोनों रात में मिलते हैं ताकि बाईजी के डोम तक जा सके। डीमन गॉड ने यान्शी को पहले ही समझा दिया होता है कि वो अपनी मदर के सामने गॉड ऑफ चाओस की पावर का यूज़ नहीं करेगा। शंगुआ उसे डोम ले जाती है, और जो कि बिल्कुल चांगवांग हॉल की तरह था। यान्शी शंगुआ को बाईजी के कमरे की छत पर ले जाता है, और वहाँ से वो बाईजी को देखने लगते हैं जो कि नहा रहे होते हैं। अब यान्शी के मन में दोनों अपने माता पिता को मिलाने की जो एक ख्वाहिश होती है, वो उसे पूरा करने की कोशिश करता है। वो एक ट्रिक खेलता है, जिसके कारण शंगुआ डायरेक्ट गिर के बाईजी के बाहों में गिर जाती है। अब बाईजी से शंगुआ को पता चलता है कि यान्शी पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुका है और उसे कोई परेशान नहीं करेगा। शंगुआ से वो कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मैसेज करती तो वो खुद वहाँ तक आ जाता। तो शंगुआ कहती है कि ये सब ट्रिक्स यान्शी जो कर रहा होता है, वो तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए करता है, तुम्हें उसे अपने साथ रखना चाहिए, पर तुमने उसे क्विंची पैलेस में क्यों रखा है? तो बाईजी कहते हैं कि अगर तुम्हें उसे अपने साथ रखना है तो रखो, अदरवाइज उसे छोड़ दो। मुझे उसे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे क्या करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इसी के साथ एपिसोड नंबर 43 समाप्त होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।